नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम, शलोम और चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी Awariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa and the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Fantastic, absolutely fantastic, and I hope all of you are very happy, well, and you are taking care of yourself. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और जहाँ पर भी होंगे हमको देख रहे होंगे। फिलहाल प्रदीप जी, so the Prime Minister leaves for Italy tonight, or rather he's already left. He's got into the plane. I saw him getting into the plane, so he's already left. So the G7 meeting is in Milano. AC Milan is a very, very famous football club in Italy. Milan is a beautiful city. But there it is, the Prime Minister. And by the way, look at the confidence of the man. He had already announced that he would be going to Italy to attend the G7 summit, where he's an invitee. India is not part of the G7, but India is invited. And he had said that during the election campaign. I mean, he was so confident of coming back. He said कि भाई ना आने का तो सवाल ही नहीं है, तो मतलब पहले 100 दिन की प्लानिंग तो हम कर चुके हैं. Fantastic. So, and that's exactly what has happened, irrespective of whether he received, whether he got 300 seats or 350 seats or 240 seats. The fact is that this is Modi 3.0. Third consecutive term as Prime Minister, which is fantastic by the way. ज़बरदस्त, मतलब किसी भी लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करें, जैसे भी देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यानी 1962 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री के पद पर चिन्हित नहीं हुआ है। आज तक कोई चुन के नहीं आया है। But he is, as Rahul Gandhi says, the opposition and Congress has made Mr. Modi turn him from a dictator to a democrat. आज मोदी जी सबके कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, जो मिनिस्ट्री उन्होंने कैबिनेट ऑफ 72 उन्होंने बाइफोकेट किया है कि OBC 27, SC 10, ST 5, माइनॉरिटी 5, वुमेन 7. So there is equitable distribution as per Prime Minister Modi. But only 7 women, sir. Only 7 women, and where the bill that passed had assured 33% reservation. That's right. So अगर बिल के हिसाब से जाया जाए तो 33% रिजर्वेशन में आप देखें तो there should have been at least 21. 22. Yes. 22 22 women होनी, 22 या 25 women होनी चाहिए थी 72 में से. There should have been 22 or 23 women in out of 72. So he's going to implement the bill only when it is passed. I mean, not when it is actually activated, which will be in 2029. Yes, after whatever after the census. Yes. Right, and I think we have Mr. Pathak from the BJP with us. Very, very happy, Mr. Pathak. Mr. Modi is back for the third time as Prime Minister. Ajay Pathak ji, नमस्कार. नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। तो पाठक जी, तीसरी इनिंग्स शुरू हो गई है मोदी जी की, तीसरी इनिंग्स बीजेपी की, तीसरी इनिंग्स एनडीए सरकार की। और मोदी जी ने जैसे अनाउंसमेंट कर दी थी साहब, उन्होंने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही कि भाई 13 तारीख को तो मुझे जाना है, मैं तो इटली जा रहा हूँ, वहाँ से तो इनविटेशन आया हुआ है G7 के लिए, तो वहाँ तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मतलब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, इतना ज़्यादा भरोसा कि भाई अपनी ही सरकार आने वाली है और मुझे ये सब करना पड़ेगा। फैंटास्टिक सर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपको क्या अपेक्षाएं सर मोदी जी की तीसरी इनिंग से? सिर्फ मुझे और आपको अपेक्षाएं नहीं है, पूरे देश को ये अपेक्षाएं कि मोदी जी का जो तीसरा टर्म है जी, वो ऐतिहासिक रहेगा। वो भारत के इतिहास में शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार इतने ताकत के साथ कोई आया है। आप एक मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 3 बार मुख्यमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की उन्होंने शपथ ली है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा
जो इतने सालों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद और फिर इस पद पे विराजमान हो रहा है। इस जी। देश की जनता, देखिए 2004 से 2014 तक की जो सरकार चली, उस सरकार को इस देश की जनता ने 40 पे सिमट सिमट के रख दिया। एक 42 या 44 सीटें आई थी, लेकिन 10 साल सरकार चलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 सीटें भारतीय दिया इस देश की जनता ने, और एनडीए को पूर्ण बहुमत 293 दिया है। तो ये देश ये जानता है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल में गांव, गरीब और जनता का उन्होंने, उनकी जो आकांक्षाएं थी उसको उन्होंने पूरा किया। साथ में इस देश का जो आंतरिक प्रॉब्लम था, इस देश में जो आंतरिक समस्याएं थी, आतंकवाद से लेकर के माओवाद तक, तुष्टीकरण से लेकर के और लोगों में नफरत पैदा करने तक, इन सबको तकरीबन उन्होंने इस पे काबू पाया। ये चीजें आजादी के पहले से चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार की उपलब्धियां रही है कि माओवाद आज अंतिम चरण में है, अब वो दम तोड़ रहा है, समाप्ति की तरफ है। आतंकवाद पूरे देश में काशी विश्वनाथ से लेकर के, काशी विश्वनाथ के घाटों से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के कटक तक, कटक से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही दिखाई देता था। अब वो पूरी तरह से समाप्ति की तरफ है। तो इस देश की आकांक्षाएं हैं मोदी जी से, और मोदी जी 24/7 उसको पूरा करने के लिए तो 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अजय पाठक जी, मगर कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी जी का कहना है, द कांग्रेस एंड इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी जी का जो एक ये था थॉट, उस चीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मोदी जी एक तानाशाह के जगह एक डेमोक्रेट बन गया है। आज उनके आप ट्विटर के भी हैंडल के बैकग्राउंड देखोगे, उसमें सर्वसहमति में सब दलों को शामिल करके वो एक अलाइन दिखा रहा है कि इज नॉट एक डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले में तब्दील हो गए। लोकतंत्र में जो खतरे में था, संविधान जो खतरे में था, आज मोदी साहब पहले माथा टेकता है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। राहुल गांधी जी का कहना है ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस का बढ़ती ताकत है, जो मोदी जी को जो चेंज आप देख रहे हैं मोदी जी में, वो कांग्रेस जवाबदार है उसके लिए। पाठक साहब। प्रदीप जी, सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी की बातों पे विश्वास मत करिए। ना राहुल गांधी इस देश को जानते हैं, ना देश राहुल गांधी को समझ पाया आज तक। जो आदमी साउथ में जाकर के बोलता है कि हिंदी बोलोगे, आपको हिंदी बोलने के लिए लोग मजबूर कर सकते हैं, अमित शाह और मोदी आपको हिंदी बोलने के लिए मजबूर करेंगे, संविधान चेंज कर देंगे, संविधान बदल देंगे, खटाखट खटाखट लोगों के बैंकों में पैसे डाल रहे थे, लोग लाइन लगा करके कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हो रहे हैं फॉर्म लेकर के। ये लोग झूठे लोग हैं, झूठी गारंटी देने वाले हैं। इस देश को तोड़ने के लिए एक नैरेटिव चलाते हैं ये लोग देश को 3 टुकड़े करने के बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर को संतोष नहीं हो रहा है कि ये देश मोदी जी, इस देश ने मोदी जी को 3rd टाइम कैसे प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। आखिर हमने इतना झूठ परोसा, इतना झूठ बोला, इतना सब कुछ दुनिया भर से ले आया, झूठ ही झूठ देते रहे इस देश को, फिर भी इस देश ने अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि वो कुछ सीटें बढ़ा पाए हैं अपनी, उसमें बहुत बड़ा रोल राहुल गांधी का है नहीं। एक नैरेटिव सेट हुआ कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, कुछ थोड़ी बहुत जगह चल गया और 99 सीटें मिली है, वो भी गठबंधन की वजह से। जहां राहुल गांधी अकेले लड़े हैं, जहां कांग्रेस अकेले लड़ी है, वहां बीजेपी, राहुल गांधी की सीटें कम हुई है और कांग्रेस की और बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं डायरेक्ट फाइट में। 160 जगह डायरेक्ट फाइट में हमारी सीटें बढ़ी है और 11 जगह वो हमसे आगे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये मानती है कि ये राष्ट्र जो है वो रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक रहेगा। तो हम लोग प्रथम राष्ट्र है, इस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री तो इसी को पूर्ण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को विश्वास था। तो अजय पाठक जी ये बता दें, कल जो आदरणीय सम्माननीय मोहन जी भागवत ने जो कल जो सलाह दी
और अपने भाषण में जो कुछ कहा उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मोहन भागवत जी हमारे आदर्श हैं जी। उन्होंने जो भी कहा है वो राजनीतिक कटुता पे कहा है। तो राजनीतिक कटुता की बात हमने कहा कही, बीजेपी ने कहा कि राजनीतिक कटुता की बात। और जो चुनाव में जो भी चीजें हुई, चाहे पक्ष सर ने कहा या उन्होंने अहंकार की बात की, उन्होंने राजनीतिक कटुता की बात की, और उन्होंने नाम लिए बगैर लोगों को तो ऐसा लग रहा है इशारा किया कि महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल अजीत दादा पवार के साथ गठबंधन करने की क्या आवश्यकता थी। ये संदेश जो है हमको आ रहा है। और उसके बाद जो मोहन भागवत जी ने कहा सो कहा, रतन शारदा जी ने ऑर्गेनाइजर के मुख्य पृष्ठ पर एक और ज़बरदस्त लेख लिखा है जिसके अंदर इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। तो मुझे ऐसा लगता है वेरी फ्रेंकली, ये मेरा खुद का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है इसको इस सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है सर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संघ की सलाह को गंभीरता से ही लेती है और गंभीरता से ही उस पर विचार करती है। संघ हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है। संघ हमको जो निर्देश देगा, जो कहेगा, हम उसको नो डाउट उस पर हमारा विचार होगा, हम उस पर चलते भी हैं और चलते रहेंगे। संघ से हमारा संघ हमारा वैचारिक संगठन है, संघ से ही निकले हुए हम सभी लोग हैं, संघ से ही निकले प्रधानमंत्री है, संघ से ही निकले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संघ से ही निकले यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, संघ से ही निकले सारे लोग हैं। तो हम हमारे अंदर तो संघ का कल्चर है और संघ ने जो हमको शिक्षा दीक्षा दी है उसी पे हम देश चलाते हैं, चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा है उस पे सब लोग विचार करेंगे और विचार होता भी है, सदैव होता रहा है। पाठक साहब, आज कांग्रेस का कहना है दैट प्री टेरर डिसीजन, a landmark thing that कोई भी प्राइम मिनिस्टर अचीव नहीं कर पाया इंडिपेंडेंस से, आपने तारीफ बहुत ले ली जी। मोदी जी कुछ बोलते नहीं है, मोदी जी करके दिखाते हैं। मोदी जी बोलने में विश्वास हूं कि जो लोग आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं उनको अभी करारा जवाब मिलने जा रहा है। ऐसा जवाब मिलेगा कि जो लोग आतंक फैला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बच के निकल जाएंगे, वो कतई बचने वाले नहीं हैं। वो लोग जो मासूमों के ऊपर बस पे उन्होंने अटैक किया है उसका बदला बहुत बखूबी लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि वो याद करेंगे। आपको याद होगा, हमारे एक विंग कमांडर को उन्होंने पकड़ लिया था, उनके प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के संसद में कहते हुए उनकी टांगे कांप रही थी। वही दृश्य आपको देखने को मिलेगा, चिंता मत करिए। आतंकवाद पे पहली बार हुआ है कि शिवखोरी गुफा जो है वहां से यात्री निकले थे वैष्णो देवी जी के लिए, और मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले यात्रियों के ऊपर इस प्रकार हमला हुआ जिसमें 9 की मौत हो गई और अभी काफ़ी लोग हैं जो बड़ी गंभीर तरीके से जख्मी हैं। उसके बाद 2 और अटैक हुए, इकट्ठे 3 अटैक हुए, वो भी जम्मू इलाके में। ये कश्मीर वैली के अटैक नहीं है सर, जम्मू इलाके के अटैक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर यहाँ पे वेरी फ्रैंकली अभी तक जितने भी अटैक हुए हैं हमारे ऊपर, वहाँ पर इंटेलिजेंस का ज़बरदस्त फेलियर रहा है। क्योंकि ये तो अभी तक तो ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क बन जाना चाहिए था कि मालूम पड़ जाना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है। इसमें क्यों नहीं मालूम पड़ा सर, ज़रा बताएं सर। देखिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, तभी इस तरह का अटैक हो पाता है, हुआ है। लेकिन उन्होंने एक नई जगह चुना, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये कश्मीर से पूरी तरह से समाप्त होने का आतंकवाद, ये एक मतलब उसका इंडिकेशन भी है कि कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट और आई है जी, आपने उस रिपोर्ट को पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, देखा है कि नहीं, कि वहां आतंकवादी लोगों से शरण मांगने के लिए कुछ ऐसे बेल्ट में गए जो पुलिस को इन्फॉर्म किया, और शायद उसी इन्फॉर्मेशन से ये लोग मारे गए और बाकी का सर्च ऑपरेशन हो रहा है। तो जरूर कुछ न कुछ
दिक्कत रही होगी, लेकिन इसका जवाब बहुत तगड़ा मिलने जा रहा है। आप थोड़े दिन इंतजार करिए। उम्मीद करते हैं सर, वो उम्मीद इलाका करते हैं। भी पूरी तरह से शांत है और शांति ही रहेगा। बहुत तगड़ा सर जवाब पूरी मिलेगा। तरह तो शांत होगा नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि उस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। वी कैन सी यू सर, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उस इलाके को। वो इलाका कभी शांत होने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, जब तक हमारे साथ में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो उनकी जो विचारधारा जब तक वो बदलती नहीं है तब तक वो इलाका शांत होने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है प्रदीप जी, अभी अभी जिन्होंने आर्मी पोस्ट के ऊपर अटैक किया था, 3 जो लोग थे उसमें से 2 मारे गए हैं, एक आदमी जो जख्मी है वो भी पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी, और बाकी जो टोटल 9 और आतंकवादी हैं वो अभी जंगल में छुपे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो भाग पाएंगे, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, ये अपने दर्शकों को बता दूं कि पूरी खुली छूट दे दी गई है आर्मी को कि भाई आप ज़रा इसको देखिए, और दिल्ली से आपको अब इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। That's it. That's what has happened, and I think that's a major relief. लेकिन सर ये बताएं, महाराष्ट्र में क्या हुआ? Why did BJP perform so badly in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई सर, सिर्फ 9 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, 23 से 9 पर आ गए। ये कैसे हो गया, ये जरा बताएं पाठक जी। नहीं देखिए, हमारा वोट परसेंट कम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन सीटें कम हुई है सर। सीटें भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट कम नहीं हुआ है। सीटें जरूर, कुछ सीटें हमारी जरूर कम हुई है और काफी कम हुई है। उसकी समीक्षा होगी, कोई एक कारण तत्काल बताने कोई नहीं बता सकता, उसके 5-6 बिंदु होते हैं, उस पर मंथन चल रहा है। हम हमारी क्या गलतियां रही और हम क्या नहीं ऐसी चीज गलती हुई हमसे कि जिसकी वजह से इस तरह, उसके मूल में बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी है। उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, तभी हम उस पर कोई जवाब दे सकते हैं, तभी हम कोई चीज उस पर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि लेकिन आज एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट है महाराष्ट्र में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। लेकिन सर अजय पाठक जी, छोटी सी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जब तक आप एकनाथ शिंदे जी के साथ रहे, आपकी सरकार बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलती रही और अभी भी चल रही है। आप देखें, एकनाथ शिंदे साहब और आप दोनों का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, और शिंदे साहब ने तो कमाल कर दिया, मतलब पार्टी उन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए चलाई है और देखिए 7 सीटें लेकर के आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है अजीत दादा पवार का साथ होना कहीं बहुत भारी पड़ गया बीजेपी को? पाठक साहब देखिए, मैं इस पे अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। जब तक विस्तृत रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक उस पे पूरी तरह से चीजें क्लियर ना हो जाए, तब तक किसी एक विषय को लेकर के अजीत दादा को या अदर किसी चीज को लेकर के उस पे बोलना और कहना उचित नहीं होगा। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कुछ न कुछ तो हमसे कहीं न कहीं तो चीजें हुई है कि हम हमारी सीटें क्यों कम आई है, उस पर एक समीक्षा चल रही है, उसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम उस पर, क्योंकि आज की तारीख में जो उत्साह देखने को मिल रहा है इंडिया अलायंस में, वो महाराष्ट्र की वजह से दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की वजह से दिख रहा है और बंगाल की वजह से दिख रहा है, और थोड़ा बहुत राजस्थान की वजह से। उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त जीत हुई है इंडिया अलायंस की, उसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में भी एमवीए की जीत हुई है, इसको मतलब नकार नहीं सकते। There is only 1% difference between MVA and महायुति। महायुति को आपको मिला है 42.73 और MVA को मिला है 43.71। मगर दोनों, एक चीज आप देखोगे, नोट आप और उद्धव ठाकरे अलग अलग होने से सिर्फ आप ही को नुकसान हो गया, बीजेपी को नुकसान हो गया और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को नुकसान हो गया। आप 28 से 9 पर आ गए और उद्धव जी 21 से 9 पर आ गए, यानी दोनों के बाद जबरदस्त हार हुआ। और विक्ट्री जिसको हुआ है वो शरद पवार जी जो 8 से 10 निकाल के आए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 17 में से 13 निकाल के आए। कहीं ना कहीं आपके दिग्गज लोग हारे हैं पाठक साहब। दिग्गजों में सबसे बड़े पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, पार्थी पवार,
नवनीत राणा, कपिल पाटिल, ये सब दिग्गज है, अपने आप ही बहुत बड़े लीडर्स है, खुद जीत के आते हैं। तो ये आपको सचमुच एक ये हार समझना पड़ेगा कि क्यों हो गया। परसेंटेज भी कम नहीं हुआ, दिग्गज लोग हारे भी है, बहुत कंफ्यूजिंग है इस प्रकार के इलेक्ट्रोड के रिजल्ट्स। नहीं, आप प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा वोट परसेंट भी कम नहीं हुआ, उसके बावजूद हम हार गए हैं। उसी हार पे हमारा मंथन हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, तो फिर भी उसके बाद भी हम सीटें हार गए। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी तो रही होगी जिसकी वजह से हम हार गए। तो उस पर एक मंथन चल रहा है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी, उस पर हम फिर आपको जवाब देंगे। 1 हफ्ते का समय, हफ्ते 10 दिन में उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से आ जाएगी। उसके बाद हम जवाब देंगे कि क्या कारण ऐसे रहे। 4-5 कारण है, उसमें से क्या कारण प्रमुख रहे, 3-4 क्या प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में खासतौर से हमारे। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात रही, उत्तर प्रदेश में देखिए 2 चीजें एकदम स्पष्ट है। जैसा अभी बजाज जी ने बोला, उत्तर प्रदेश में 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। एक तो ये रहा कि कुछ चीजें ऐसी कही जा रही है कि टिकट को लेकर के प्रॉब्लम हुआ, कैंडिडेट को लेकर के प्रॉब्लम हुआ। अब उस पे भी कैंडिडेट को लेकर के क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, किस तरह से प्रॉब्लम हुई, टिकट बंटवारे में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नहीं हुआ, इन चीजों पे भी एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। दूसरा क्या है कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक चीज मानता हूं, बजाज साहब जी, मैं व्यक्तिगत रूप से एक चीज मानता हूं कि एक चीज हमको और करना चाहिए। हमने जो कैडर बेस हमारी पार्टी है जी, हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस पार्टी है। तो कैडर हमारा क्या कहीं उसके मन में तो ये शंका नहीं पैदा हो गई कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर के हमारे लोगों में तो कोई शंका नहीं पैदा हो गई। बहुत पैदा हुई है सर, सबसे एक बड़ी एक ये भी विषय है, इस पे भी मंथन हमारा चल रहा है। सर। वो लोग बोल रहे हैं क्या हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए, निकलेगा। क्या हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, कनात लगाना है, पोस्टर लगाना है क्या? ये लोग आकर के ऊपर से पैराशूट करके इनको आपने टिकट दे दी, मतलब ये क्या मतलब हुआ? वह आज पहले बीजेपी में ये कल्चर नहीं था सर, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर कभी ये नहीं था। और आरएसएस ने जो पूछा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिन्होंने कहा, जिन लोगों ने आरएस को गाली दिया है बहुत खुल के, उन्हीं को, कांग्रेसियों को आपने कई को राज्यसभा में भेज दिया, कई को कोई प्राइस पर पोजीशन पे बिठा दिया है। तो ऐसे लोग जो आलोचना किए थे उनको आप प्राइस दे दियो वापस आने के लिए, ये लोग सहेंगे नहीं और आरएसएस भी नहीं सहेंगे। और इसमें कोई गलत बात नहीं की आरएसएस ने। पाठक साहब, आप तो अंदर बैठे हो, आपको मुश्किल होगा। नहीं, आरएसएस ने जो कहा वो तो सराखों पे है। आरएसएस ने जो कहा उस पे भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, विचार करती है, मंथन करेगी। उसी मंथन में से फिर से एक बार अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो हम फिर से एक लार्जेस्ट विधानसभा में पिएगा सर, शिव जी का रोल कौन अदा करेगा? अमृत तो आप सब पीने को बैठे हो, हलाला कौन पिएगा? भगवान शिव कौन रहेगा ये तो बताओ, क्योंकि मंथन में तो सब कुछ निकलता है ना। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हार करके 20 सीटों पी है कि लोगों को जिताई और खुद हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 20 सीटें हार किया है। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज है, आपके कैडर में जो आपने कैडर की बात करी ना, असल में हम सबको जानते हैं, सब लोग फोन करते हैं, सब लोग हर जगह से, स्पेशली उत्तर प्रदेश में सर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बहुत रिजेंटमेंट थी कि ये क्या है यार, हम लोग काहे के लिए हैं? आप खुद सोचिए ना सर, कभी आज तक कभी ऐसा बीजेपी में देखा गया है क्या? मैं अब अगर आप बोलते हो नाम लो तो मैं नाम ले लेके बता देता हूँ, एक कौन कौन सी सीट पे किस किस को दिया गया है। ये वही लोग हैं जिनको पहले ये कहा गया था कि 400 करोड़ रुपए का गबन इन्होंने किया है, 250 करोड़ रुपए इनके बैंक अकाउंट से निकले और वगैरह वगैरह वगैरह। आज की तारीख में बहुत बड़े नेता बन गए बीजेपी के। सर ऐसा कल्चर कभी बीजेपी में नहीं था। क्या प्रदीप जी आपको? पाठक साहब, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक्स, ये सब एक बहुत बड़ा विषय था उत्तर प्रदेश में। और जो यंग जनरेशन है उनको लगा ये भगवान राम से भी बहुत बड़ा इशू है हमारा पेट, हमारा एम्प्लॉयमेंट। मगर आज भी कांग्रेस का कहना है कि आपने अग्निवीर स्कीम को लेके आके आर्म फोर्सेस में एक मनोबल उनका तोड़ दिया, नौजवानों का परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का। अभी यूपी में पुलिस को भी आप कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हो, पुलिस भर्ती में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आपने लागू कर दिया। यानी
पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करेंगे, तो यू आर डिस्ट्रॉइंग गवर्नमेंट जॉब्स। आपने पहले पेंशन को बंद कराने के चक्कर में अग्निवीर सब लेके आए थे, अब जॉब्स भी नहीं है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आपने पुलिस में इंट्रोड्यूस कर दिया। युवाओं को आप बर्बाद कर रहे हो और अपने मित्रों को आप आबाद कर रहे हो। कांग्रेस का चार्ज है, मगर इसमें सच्चाई है अग्निवीर, अब पुलिस भर्ती में कॉन्ट्रैक्ट। प्रदीप जी, पेंशन बंद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया था, पेंशन तो कांग्रेस ने बंद किया था। ये तो कांग्रेस की देन है ना। आप तो जानते हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए। पेंशन तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बंद किया था। पेंशन बंद होने के बाद से अब कांग्रेस बोल रही है कि हम पेंशन देंगे। ये सब चीजें देखिए लोगों को छलावे का है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जा रहा है, ना कोई पुलिस की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। एक सुझाव मांगा गया था, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ना ही आने वाला है कि पुलिस की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा होने जा रहा है। दूसरी चीज, जहां तक अग्निवीर का सवाल है, देखिए ये लोग एक हवा खड़ा करते हैं। अग्निवीर का आज भी जहां भी भर्ती हो रही है वहां आप देख लीजिए लाइन पे लाइन लगती है अग्निवीर के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अग्निवीर से लोग नाराज हैं, युवा नाराज हैं, युवा वर्ग नाराज है। इसमें भी लगभग 76% युवाओं ने अभी 2024 के आम चुनाव में 76% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। जो नाराज रहते तो लोग हमको वोट करते क्या? 10% युवा भी हमको वोट नहीं करते। ये सब उनका नैरेटिव है, नैरेटिव वो चलाते रहेंगे, सरकार में आए नहीं। लेकिन सर जो आज की तारीख में सरकार में आना चाहते थे दुनिया भर का नैरेटिव सेट करके, लेकिन इस देश की जनता, युवा और महिलाओं ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, कहीं का रहने नहीं दिया। ठीक सर, है, जो जनरल्स हैं आज की तारीख में इंडियन आर्मी के, जो एयर मार्शल्स हैं एयरफोर्स के, और जो एडमिरल्स हैं नेवी के, जो कमेटी बैठती है उनकी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ, उन्होंने एक रेकमेंडेशन भेजा है गवर्नमेंट को कि अग्निपथ स्कीम को रिकंसिडर किया जाए, इसमें बहुत चेंजेस लाने चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है जो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम थी वो प्लीज़ वापस लाई जाए, क्योंकि अभी हालत ज़रा ख़राब है इसकी वजह से। अगर ये स्कीम इतनी अच्छी चल रही होती तो फौज के जितने भी वरिष्ठ अफसर हैं वो ऐसा क्यों लिखते फौज को, और क्यों लिखते प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को। पाठक जी। बजाज साहब, पुरानी मेरे हिसाब से या मेरी जो जानकारी है, जो पुराना पैटर्न था आर्मी में भर्ती होने का वो तो समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ भर्ती हो नहीं रही ना सर अब आप छोड़िए ना, उसमें फिर क्या है कि लेट्स बी वेरी क्लियर, मतलब क्या है सर, पिछले 3 साल से भर्ती हो नहीं रही है उसके हिसाब से। इनफैक्ट गोरखा रेजिमेंट जो है, हमारे पास 6 गोरखा रेजिमेंट हैं, 6 गोरखा रेजिमेंट में आज की तारीख में 30,000 वैकेंसीज हैं सर, 30,000 है। नेपाल से गोरखा आ नहीं रहे हैं क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द अग्निवीर स्कीम। यहाँ तक कि अब खतरा तो ये हो गया, नेपाल और चाइना के बीच में अगर करार हो गया तो गोरखाज नेपाल से दे विल जॉइन द चाइनीज आर्मी। तो चाइनीज आर्मी में एक तरफ हमारा गोरखा, इंडियन आर्मी में एक तरफ उनका गोरखा, ये हालत होने वाली है सर। तो मेरा ये कहना है सरकार से, हमारी सलाह ये है जरा इस पे जागिए प्लीज, इस पे जरा आंखें खोलिए और जल्दी निर्णय लीजिए प्लीज। बजाज साहब, जरूर कोई बड़ा निर्णय होगा इस पे। सरकार उस पे, सरकार के पास रिपोर्ट गई है, सरकार उस रिपोर्ट पे मैं सरकारी रिपोर्टिंग अमल कर रही है। जी दुरुस्त बात। इनफैक्ट केसी त्यागी जी ने तो बोला भी है, अपने जेडीयू के जो केसी त्यागी है, पूरी तरह से उस पे देखिए, पूरी तरह से सरकार जो आर्मी का मामला है उसको लेकर के संवेदनशील है, हमारे देश की सीमाओं को लेकर के संवेदनशील है। उस पर कोई समझौता नहीं होगा किसी तरह का। ये आश्वासन नहीं, ये विश्वास है। जी प्रदीप जी। राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है, देखो आप मजाक कर रहे हो हमारे अलग अलग स्कीम्स को, जो राहुल गांधी ने महालक्ष्मी स्कीम 1 लाख रुपया और अलग अलग 25 लाख इंश्योरेंस पहली भर्ती, बट उन्होंने कहा कि हमने अपने वादे निभाए। कर्नाटका में प्रोमिसेस केप्ट, शक्ति का 1 साल 5,500 करोड़ खर्चा करके महिलाओं को फ्री राइड, जो फ्री जर्नी बस ट्रैवल महिलाओं का कर्नाटक सरकार ने कंप्लीट पूरा प्रॉमिस किया। हिमाचल प्रदेश नारी शक्ति सम्मान, पुलिस भर्ती में 30% रिजर्वेशन, पुलिस भर्ती में 30% रिजर्वेशन, बोला महिला शक्ति वंदन अधिनियम आप सिर्फ लाते हो, कांग्रेस ने इंप्लीमेंट करके दिखाया। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल्स फर्स्ट डे पहले दिन ही बच्चों को कपड़े और किताब सरकार की तरफ से मुफ्त में। तो
राहुल गांधी का कहना है हमने प्रॉमिसेस रखा है, जो प्रॉमिस किया उसको इंप्लीमेंट किया है। पाठक साहब, मगर आप लोग आजकल वीडियो निकाल रहे हो कि वो जो महालक्ष्मी स्कीम का आपने कुछ साइंड एग्रीमेंट किया था और सब महिलाओं को बुर्का पहनकर उनके ऑफिस के बाहर भेजते रहते हो, वो आपका काम है। पाठक हाँ, साहब, वो प्रॉमिस आप करिए और महिलाओं को बुर्का पहना करके भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। ये लोग इसी तरह के झूठे आश्वासन देते रहते हैं। आज कर्नाटक सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए फंड तक नहीं बचे हैं। लोग तनख्वाह लेने के लिए प्रॉब्लम में आ रहे, उनको सरकारी कर्मचारी तनख्वाह नहीं पा रहा है। और जहां तक रही हिमाचल की बात, हिमाचल में तो इन्होंने जितनी स्कीमें ले आए और हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। 5 की 5 सीटें वहां की महिलाओं ने, नौजवानों ने, चार हिमाचल में 4 को दिया। 4 उत्तराखंड में 5 हाँ, 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया वहां पे दोबारा हिमाचल प्रदेश में। और पिछली बार से ज्यादा अच्छा तेलंगाना में हमको 9 सीटें मिली है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 9 सीटें मिली है हमको। तो देखिए, इनके पास ये सिर्फ और सिर्फ झूठ आश्वासन देते हैं, झूठी चीजें फैलाते हैं। ये लोग झूठ के सरदार हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2012 में जब 26 सीटें उत्तर प्रदेश में, 21 या 26, शायद 21 सीटें जब कांग्रेस जीती थी 84 के बाद, 26 सीटें या 21 सीटें उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस जीती थी 2019 में 2009 में जब 21 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, तो उसको लगता था कि अब हमारी दोबारा सरकार वहां बन जाएगी। तो उसको लेकर के उन्होंने अलग से अपनी तैयारी की और लगभग वहां पे जो 425 सीटें हैं उस पे चुनाव लड़ा। और क्या हुआ? चुनाव लड़ने के बाद सब सफाचट हो गए, समाप्त हो गए। दोबारा जब सरकारें आई तो कभी कभी क्या होता है कि गठबंधन में उनको 6 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिल गई है और गठबंधन की वजह से यहां मिल गई है, लेकिन गठबंधन के लोग देखेंगे ना कि हमारे साथ कांग्रेस किस तरह से चलती है और कैसे रहती है। आज विपक्ष का नेता बनने के लिए राहुल गांधी से ज्यादा उत्सुक अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और वो विपक्ष का लीडर बनना चाहते हैं। तो देखते हैं कि राहुल गांधी उनको विपक्ष का लीडर। सर, अब ये बातें तो अब एनडीए के बारे में भी हो रही हैं कि नीतीश कुमार जी प्रसन्न नहीं हैं, आगे चल करके चंद्रबाबू नायडू भी धोखा देंगे, न जाने ऐसी बातें तो चलती रहती हैं। ऐसी क्या बात है उसमें क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमसे जो जब नीतीश कुमार जी बोलते हैं हम कभी नहीं जाने वाले, मेरे कान खड़े हो जाते हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूं। जब वो ऐसा बोलते हैं, और एक बार नहीं, उन्होंने 4 बार बोला, एक ही भाषण में 4 बार बोला। अब 4 बार बोलने की क्या जरूरत थी सर? एक बार बोल दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी अब कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार जी 17-18 साल से, क्या 19 साल हो गया हमारे साथ। बीच में एक बार 4-6 महीने के लिए, एक बार साल भर के लिए हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनको पता है कि वहां वो कंफर्टेबल नहीं है। वो नीतीश कुमार जी के एक चीज तो है, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। नीतीश कुमार जी की एक चीज तो है, नीतीश कुमार जी एक ऐसे लीडर हैं जो बेदाग, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। चाहे वो हमारे साथ रहे हो या उनके साथ रहे हो, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के साथ है। यह मुझे एक ही एक कारण लगता है, ये दोनों नेता इस देश के लिए समर्पित हैं और दोनों कभी-कभी असेंबली में यौन संबंधों के बारे में कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा बवाल हो जाता है। अब क्या उनको पड़ी थी वो सब बोलने की? उस पे उन्होंने माफी भी मांगी। बाय द वे सर, आई डिड नॉट फाइंड इट एट ऑल ऑब्जेक्शनेबल। मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं था उसमें, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर भारत का पुराना कल्चर आप देखें, हमारी एक पुराण आप पकड़ लें और पढ़ लें उसको अच्छी तरीके से, देयर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल अबाउट इट। ये सब नई जो मोरालिटी आई है, ये बाहर से आई है, हिंदुस्तान में पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेट्स बी वेरी क्लियर। आई लाइक नीतीश कुमार बाय द वे, एंड आई होप ही स्टेज विद यू। I really hope he stays with you, and I hope this government lasts for 5 years and does something really good. क्योंकि देखिए साहब, आपने प्लेटफॉर्म बना लिया, बेस बना लिया है। अब हर एक कोई इंतजार कर रहा है कि यार अब नौकरियां मिलेंगी, अब भारत और आगे बढ़ेगा, अब विकसित भारत का जो सपना है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। और जो अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे विश्व की, बहुत जल्दी हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे।
ये सबकी उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर कारगर होंगे सब लोग और खरे उतरेंगे। बजाज साहब 100% इस पे खरे उतरेंगे और विश्व गुरु बनने की राह में ये 5 साल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था जल्दी, ईश्वर की कृपा हुई महादेव की, तो हम जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी 100 दिन का जो एजेंडा है और 25 दिन युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि 25 दिन युवाओं के सुझाव पे हम काम करेंगे, तो वो 125 दिन का जो एजेंडा है ये भारत को विश्व गुरु बनाने और तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए ये 125 दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और प्रधानमंत्री जी उसके लिए कटिबद्ध है। ये देश जरूर ये देश जरूर एक सुपर पावर बनने की राह पे है और जल्दी ही बनेगा। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख के बात को सुनकर मोदी जी अब तो मणिपुर जाएंगे। पाठक साहब नहीं, देखिए मणिपुर की स्थिति जो मोहन जी की आदरणीय परम पूज्य मोहन भागवत जी की जो चिंता है उस पर सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उसका निवारण होगा। आप जानते हैं कि वहां की परिस्थितियां बहुत ही नाजुक है, बहुत ही तरीके से उसको सुलझाना है ताकि जो दोनों समुदाय है वो पूरी तरह से जो पिछली स्थिति थी वो बहाल हो और अच्छे से वहां पे भाईचारे के साथ रहे। ये उम्मीद है कि जल्दी ही उसके रास्ते निकल रहे हैं और उस तरफ सरकार बढ़ भी रही है। जल्दी ये सब सारी चीजें ठीक होगी, ये निश्चित है वहां पे। Thank you so much, sir. Thank you very much for joining us. Always a pleasure talking to you, नमस्कार। Bajaj साहब. Congratulations again. नमस्कार बजाज साहब और प्रदीप जी, बहुत नमस्कार। धन्यवाद मैं आपका। जल्दी मुंबई आऊंगा तो आपके स्टूडियो में आने वाला हूं। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए और मिठाई साथ लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए। मिठाई काशी विश्वनाथ जी का मिठाई लेके आए। प्लीज क्या बात। प्लीज। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हर सिया हर राम, हर हर महादेव। Well, whichever the BJP they get very flustered when asked a couple of questions. So they've done well. I don't think they have to apologize for anything at all. I mean, why do they? Let's be very clear. They've done well. That's it. They formed the government. No, but मोहन भागवत जी जो मणिपुर के बारे में बोले हैं सर, I mean that's a point where everybody, all the opposition has got a stick. बोले कि look, now it is only Mr. Bhagwat has realized it now. Why after a year? After 10 years, they say after 10 years. 3 मई के बाद, Yes. पिछले साल 3 मई को वो वीडियो रिलीज हुआ था, Yes. उसके बाद